हेलो स्टूडेंट्स। चलिए लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के चैप्टर को हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। जैसा हमने अभी पहले अपने टॉपिक्स में किया था, जो लिक्विडेशन का एक हमारा लेक्चर हुआ है उसमें पढ़ा था कि लिक्विडेशन का काम करने के लिए कि कंपनी को जब भी लिक्विडेट किया जाता है, कंपनी का काम जब भी ख़त्म किया जाता है, कंपनी अपने काम को कंटिन्यू नहीं करना चाहती, बंद करना चाहती है, तो वहाँ पर उस कंपनी के लिक्विडेशन के लिए एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है और उस पर्सन को हम कहते हैं लिक्विडेटर। ठीक है। तो लिक्विडेटर जनरली क्या करता है, लिक्विडेटर कंपनी के अंदर जितनी भी एसेट्स अवेलेबल होती हैं उन एसेट्स को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है और उसके बाद उनको मार्केट में सेल करके कैश में रियलाइज कराता है। और जो कैश में उसका जब रियलाइजेशन हो जाता है उससे कंपनी के अंदर जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको पे किया जाता है। लेकिन जब लाइबिलिटीज़ का पेमेंट होता है तो वो स्टेप बाय स्टेप होता है, एक स्पेसिफिक उसका ऑर्डर है। ठीक है। तो उस ऑर्डर को कोई भी लिक्विडेटर अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता, उस स्टेप को चेंज नहीं कर सकता। लिक्विडेटर को उस ऑर्डर को ही फॉलो करके पेमेंट्स करनी होती है। क्लियर। तो अब हम इसमें पढ़ते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। The main task of the liquidator is to collect the assets of the company and realize them and to distribute the realized amount among the various claimants who are entitled to receive the same। ठीक है कि उसका क्या काम है, लिक्विडेटर का एसेट्स को कलेक्ट करना, उनको रियलाइज कराना, रियलाइज कराने का मतलब है मार्केट में सेल करके कैश इकट्ठा करना, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द रियलाइज अमाउंट अमंग द वेरियस क्लेमेंट्स हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द सेम। और जितने भी कंपनी के अंदर क्लेम करने वाली पार्टीज हैं उनमें उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना जितना कि अमाउंट के लिए वो एंटाइटल्ड है, मतलब जितना अमाउंट उनका बनता है। For this purpose, the liquidator is required to prepare the account of winding up, known as the liquidator's final statement of accounts after the affairs of the company are completely wound up। और इस काम के लिए लिक्विडेटर जो है जब कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पे अपना एक फाइनली स्टेटमेंट बनाता है, फाइनल, जिसमें वो ये लिखता है कि उसके पास कितनी एसेट्स थी जो कि उसे कंपनी से मिल कलेक्ट की थी और फिर उनको सेल करके कितना उसके पास कैश आया और उस कैश से उसने कितने अमाउंट को रियलाइज करा के बाकी जितने भी पार्टीज थी, जितनी भी लाइबिलिटीज थी, उनको पे किया। ठीक है। सो नो डबल एंट्री सिस्टम इज फॉलोड एज दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड जस्ट लाइक द कैश बुक। और यहाँ पे कोई डबल एंट्री सिस्टम नहीं है, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल अकाउंट। इसमें सिर्फ ये बताया जाता है यहाँ पर कि कैश कितना आया है। ठीक है ना, जैसे हम कैश बुक बनाते हैं कि कैश जो है कितना इनफ्लो कितना है और कैश आउटफ्लो कितना है। तो यहाँ पर कैश कितना आया लिक्विडेटर के पास और इस साइड पे उसने उसका आउटफ्लो मीन्स कि उसका पेमेंट कैसे किया। ठीक है। सो फॉलोइंग इज द फॉर्मेट ऑफ द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ये उसका स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है कि कैश का जो इम्पोर्टेंट सोर्स है किसी भी कंपनी के अंदर वो है कैश इन हैंड, टू कैश इन हैंड, कि ऑलरेडी कैश फॉर्म में जो कंपनी के पास अमाउंट पड़ा है वो आ गया एज इट इज कैश इन हैंड। कैश के लिए लिक्विडेटर ने कोई एफर्ट नहीं किया, कैश उसको एज इट इज कंपनी से ही मिल गया, उसके लिए उसने मार्केट में जाके कुछ भी काम नहीं किया है। ठीक है। देन टू एसेट रियलाइज, फिर उसने एसेट्स को रियलाइज कराया। ठीक है, एसेट्स को सेल करके कैसे, फर्नीचर को सेल किया होगा। एसेट्स में क्या क्या आ जाता है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट्स है, स्टॉक है, डेटर्स है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। और एक आता है टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को समझने के लिए आपको एक इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा कि क्रेडिटर्स देखिए कंपनी के अंदर कौन होते हैं, जो कंपनी के लेनदार हैं। तो कंपनी में जो भी क्रेडिटर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी से पैसा लेना है वो दो टाइप के होते हैं मेनली। वो दो टाइप्स कौन सी हैं क्रेडिटर्स की, वन इज द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड सेकेंड इज द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो होते हैं जो सिक्योर्ड हैं। सिक्योर्ड मीन्स कि जब उन्होंने कंपनी को पैसा दिया होगा, उधार दिया होगा, तो उसके बदले में कंपनी ने कोई एसेट उनके पास गिरवी रखी होगी, कुछ सिक्योरिटी रखी होगी। तो ऐसे क्रेडिटर्स जिनके पास कंपनी की कोई एसेट अपने पैसे के बदले में सिक्योर्ड है,
तो इसका मतलब कि वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, और जब उनका पेमेंट होगा तो उस एसेट को सेल करके जो कैश रियलाइज होगा उस कैश में से सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है। जैसे मान लीजिए क्रेडिटर्स हैं, उनके अगेंस्ट कोई लैंड है, ठीक है, उनको लैंड गिरवी रखी हुई है और वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अगेंस्ट लैंड है। लैंड को सेल करके जो भी अमाउंट आएगा तो पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देंगे। हम इसको अमाउंट से समझते हैं। मान लीजिए सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, हम एक छोटा अमाउंट ले लेते हैं समझने के लिए। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपके 10,000 के हैं, ठीक है, और एक लैंड है, लैंड को सेल किया, मान लीजिए वो लैंड सेल हुई है 15,000 की। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए जो लैंड रखी थी वो 15,000 की सेल हुई है, और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे हमारे 10,000 के। तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 10,000 के थे वो लैंड का जो अमाउंट था, क्योंकि लैंड उसके लिए एज सिक्योरिटी रखी थी, तो उस 15,000 में से पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 10,000 का पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को वो 10,000 का पेमेंट हो गया तो उसके बाद फिर भी लैंड से वो कैश बच गया, क्योंकि वो लैंड सिक्योर्ड थी, लेकिन उस लैंड से वो 15,000 की सेल हुई तो उससे कैश कितना बचा, 5,000। तो ये जो 5,000 रुपीज बचते हैं इसे हम कहते हैं सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अगेंस्ट जो एसेट थी उसमें से सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बच जाता है, ठीक है, यानी कि वो कैश लिक्विडेटर के पास बच गया सरप्लस 5,000, वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए जो रखा था, तो वो जो 5,000 बच गया है वो उसको यूज कर सकता है यहाँ पर पेमेंट्स करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब जब यहाँ पर बात करते हैं कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जब पेमेंट होती है तो उसकी अकाउंट्स में कहीं एंट्रीज नहीं होगी। ठीक है, यह जो लिक्विडेटर अपना फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाता है वहां पर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट की कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन हम इसको एज्यूम करते हैं, मतलब आप इसको साइड में एज अ नोट भी लिख सकते हो, और नोट लिखना इसलिए भी ज़रूरी है आपके लिए ताकि आपको याद रहे कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी पेमेंट करनी है। हालांकि वो यहाँ पर नहीं किया जाएगा, लिक्विडेटर अपनी फाइनल स्टेटमेंट में शो नहीं करता, लेकिन एक जगह पर उसको नोट ज़रूर किया जाएगा। ठीक है, तो आपको भी वो नोट करना है ताकि ये आपको ध्यान रहे कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया, और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट के बाद जो उनके अगेंस्ट एसेट थी उसमें से जो भी अमाउंट बचता है वो सरप्लस यहाँ पर आ जाएगा लिक्विडेटर के पास, टोटल कैश में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर जो सारा कैश वो इकट्ठा करता जा रहा है, ठीक है, उसने सारी एसेट्स को सेल करके यहाँ पे कैश इकट्ठा किया, और ये जो कैश इकट्ठा करके इस साइड में फिर वो सारी पेमेंट्स करता है। क्लियर? तो ये हमें और अच्छे से क्लियर होगा जब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कैसे लिक्विडेटर ने पेमेंट करनी है। जब लिक्विडेटर पेमेंट करता है तो उसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। ठीक है, तो ये अकाउंट तो देखिए सबसे लास्ट में बनाया जाएगा। पहले आपने अलग से वर्किंग नोट बनाने हैं। वर्किंग नोट के अंदर एसेट से जितना अमाउंट, जितना भी कैश रियलाइज हुआ है वो लिखना है, और उसमें से 1 बाय 1 पेमेंट करनी है। एक एक स्टेप पे पेमेंट होगी, एक एक स्टेप पे पेमेंट के बाद देखते हैं कि कितना कैश बच गया, फिर नेक्स्ट पेमेंट, फिर नेक्स्ट पेमेंट के बाद कितना कैश हमारे पास है, उसके बाद नेक्स्ट। तो ऐसे ऐसे हम जो है स्टेप बाय स्टेप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में पेमेंट करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि अल्टीमेटली कितना कैश बचता है। तो फिर शेयर होल्डर्स की टर्न आती है। शेयर होल्डर्स में फिर पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट की जाती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे बताया है कि कोई डबल एंट्री सिस्टम नहीं है, कोई आपका बैलेंस नहीं बचेगा। बहुत ही सिंपल सा आपको क्वेश्चन करना है कि यहाँ पर जितना आता है उतना ही अमाउंट यहाँ पर आएगा। क्यों? इसका सिंपल सा रीजन है या लॉजिक है कि जितना कैश लिक्विडेटर के पास होगा, ठीक है ना, जितना भी उसने एसेट से रियलाइज कराया होगा या उसके कंपनी को की तरफ से उसको जो कैश मिला होगा, जितना भी वो कैश रियलाइज कराएगा उतने में से ही तो पेमेंट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये टोटल हमारा बराबर होना चाहिए कि जितना कैश यहाँ पे है स्टेप बाय स्टेप पेमेंट करता चला जाएगा, और जो जब यहाँ पर कैश खत्म हो गया, ठीक है, जिस भी स्टेप पे कैश खत्म हो गया तो क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा, आगे फर्दर पेमेंट्स नहीं हो पाएंगी। क्यों नहीं हो पाएंगी? क्योंकि कंपनी में लिक्विडेटर के पास कैश जो है अब वो अवेलेबल नहीं है फर्दर पेमेंट्स करने के लिए। ठीक है, लेकिन
फिर आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर के अंदर वो ये है कि लिक्विडेटर जब पेमेंट करता है तो वो पेमेंट का जो ऑर्डर है, वो जो स्टेप्स है, वो आपको ध्यान रखने हैं। उन स्टेप्स को आपने जो है आगे पीछे नहीं करना है। अब ये अकाउंट जो है सबसे लास्ट में बनेगा। एक बार मैं आपको अकाउंट बता देती हूँ, लेकिन जो पेमेंट्स की जाती हैं वो स्टेप बाय स्टेप होंगी, ठीक है। सबसे पहले होते हैं लीगल चार्जेस, फिर आता है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन का मतलब है कि लिक्विडेटर जो सारा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, उसने कंपनी की एसेट्स को मार्केट में सेल किया, ठीक है। मार्केट में सेल करने के एफर्ट तो करने पड़ेंगे, उसको बेचना तो पड़ेगा, पहले कंपनी से लेगा फिर वो मार्केट में सेल करेगा, ठीक है। तो मार्केट में सेल करने जो एसेट्स उसने सेल की हैं, उन एसेट्स के ऊपर उसको रेम्यूनरेशन मिलता है, परसेंटेज ऑन एसेट्स रियलाइज। मान लीजिए ये 5% है, ठीक है। तो जितने की वो एसेट्स रियलाइज कराएगा, मतलब जितने की वो कैश में एसेट्स को सेल करेगा, उसका 5% उसको रेम्यूनरेशन एसेट्स रियलाइज पर मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लिक्विडेटर अपना पूरा एफर्ट करेगा, पूरा एनर्जी के साथ, कि वो एसेट्स को ज्यादा अमाउंट पे रियलाइज कराने की कोशिश करेगा। ज्यादा अमाउंट पे क्यों रियलाइज कराने की कोशिश करेगा, क्योंकि जितने ज्यादा अमाउंट पे रियलाइज कराएगा उतना जो है ज्यादा अमाउंट के ऊपर उसका परसेंटेज होगा रेम्यूनरेशन का, ठीक है। तो इसीलिए लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन ऑन एसेट रियलाइज यहाँ पर फिक्स किया गया है। उसके बाद आता है ऑन अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, कि जो उसने क्रेडिटर्स को पे किया है। अभी मैंने आपको बताया था कि क्रेडिटर्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, ठीक है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर भी उसको जो है रेम्यूनरेशन मिलेगा, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी लेना है। अगर नहीं लिखा तो हम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरे हमारे पास आ जाते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फर्स्ट इज सिक्योर्ड एंड सेकेंड इज अनसिक्योर्ड। लेकिन अनसिक्योर्ड में एक और कैटेगरी आ जाती है, दैट इज द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का क्या मतलब है कि अनसिक्योर्ड में जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की टर्न आ रही है, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में सबसे पहले दिया जाएगा उसमें से जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है, मतलब जिनको पहले पेमेंट में प्राथमिकता देनी है, प्रायोरिटी देनी है, और उसके बाद अमाउंट जो बचेगा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, ठीक है। लेकिन जितना भी वो क्रेडिटर्स के लिए अमाउंट अवेलेबल कराता है, उस अमाउंट के ऊपर उसका रेम्यूनरेशन भी फिक्स किया जाता है। क्यों किया जाता है, देखिए स्टेप बाय स्टेप, कि अगर उसने एसेट्स को रियलाइज कराया तो उसके ऊपर उसका रेम्यूनरेशन है, और अगर उसने इतना ज्यादा अमाउंट रियलाइज करा दिया कि क्रेडिटर्स को भी पेमेंट मिल गया, तो क्रेडिटर्स के ऊपर भी उसका रेम्यूनरेशन फिक्स कर दिया। और अगर उसने और ज्यादा एफर्ट करके अमाउंट रियलाइज कराया और शेयर होल्डर्स तक भी अमाउंट अवेलेबल करा दिया पेमेंट करने के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, तो वो ऑलमोस्ट इनसॉल्वेंट है, तो इतना अमाउंट नहीं वो एसेट से रियलाइज करा पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी वो करा देता है, तो उसका रेम्यूनरेशन शेयर होल्डर्स के ऊपर भी फिक्स किया जाता है। तो यहाँ अकाउंट्स में देखिए हमने लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन इकट्ठा लिखा है, एक ही बार में लिख दिया, ठीक है। लेकिन जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, इसका जो कैलकुलेशन होगा वो इकट्ठा नहीं होगा, वो हर एक स्टेप पे होगा, ठीक है। अब वो स्टेप कैसे होंगे, वो ऑर्डर कैसे होगा, हम फर्दर करेंगे। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ये पेमेंट्स होंगी। तो जब स्टेप बाय स्टेप पेमेंट्स होंगी, उसके बाद फिर यहाँ पर जब लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाया जाएगा, तो उस अमाउंट को यहाँ पर हमने लिखना है, ठीक है। उसके बाद आता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, कि जो ये सारा लिक्विडेशन का काम किया जा रहा है, तो लिक्विडेशन का काम करने के लिए कुछ हमें खर्चे भी करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो जो लिक्विडेटर ने लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस किए हैं, तो इस कैश में से पहले लीगल चार्जेस, फिर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन ऑन एसेट रियलाइज, उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, उसके बाद जो कैश बचेगा डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट है। डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट के बाद क्रेडिटर्स की बारी आती है। कौन से क्रेडिटर्स आ जाएंगे अब यहाँ पर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड में सबसे पहले अगर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दिए हैं तो उनको पेमेंट, और अगर यहाँ तक पहुंच जाता है कैश, तो लिक्विडेटर को क्रेडिटर्स के ऊपर भी रेम्यूनरेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स।
अगर अनसिक्योर्ड तक भी पेमेंट हो जाता है तो भी क्रेडिटर्स के ऊपर लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन मिलेगा। तो यहाँ पर जो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है वो हम अनसिक्योर्ड, आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि अनसिक्योर्ड में आपने प्रेफरेंशियल को इंक्लूड करना है नहीं करना, या केवल अनसिक्योर्ड पर ही लेना है, तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा। जैसे ही क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा उसी तरीके से हम यहाँ पर लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ भी पेमेंट के बाद अगर कैश बच जाता है तो किसकी बारी आएगी, शेयर होल्डर्स की। लेकिन शेयर होल्डर्स में सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर और फिर इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन अगर शेयर होल्डर्स तक भी उसने अमाउंट अवेलेबल करा दिया तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स को पेमेंट से पहले लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन शेयर होल्डर्स में भी कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, सो आई रिपीट कि ये फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो लास्ट में बनानी है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कितना कैश उसने इकट्ठा किया। ठीक है, उस कैश से ये सारी पेमेंट वन बाय वन करनी है, स्टेप बाय स्टेप करनी है, और स्टेप बाय स्टेप करने के बाद जितना कैश यहाँ पे अवेलेबल था वो कैश जहां भी खत्म हो जाएगा वहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, और फिर जितना भी कैश था इसका मतलब वो यूटिलाइज हो गया। और उसके बाद आपने फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनानी है कि यहाँ पर कितना कितना कैश किस एसेट से आया और कैसे कैसे जो है लिक्विडेटर ने पेमेंट्स की हैं। सो द टोटल ऑफ द बोथ साइड शुड बी द सेम, ये सेम ही रहेगा। नेक्स्ट जब हम ऑर्डर ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में वही आपको बताया कि सबसे पहले लीगल चार्जेस, अभी आपको बताया है कि लीगल चार्जेस वो होते हैं विच आर पेड फर्स्ट एंड इंक्लूड द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन फाइलिंग द सूट फॉर द रिकवरी ऑफ अमाउंट ड्यू टू द कंपनी और इन डिफेंडिंग द क्लेम्स फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी। कि जब कंपनी ने लिक्विडेशन का जो है अप्लाई किया है, ठीक है, कंपनी डिफेंड कर रही है, तो कोई भी अगर उसके लिए केस है तो कुछ भी ऐसे लीगल चार्जेस जो देने हैं, तो लीगल चार्जेस तो इम्पॉर्टेंट है पे करने, तो कोई भी कंपनी उस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकती। तो लिक्विडेटर जब भी कैश को रियलाइज कराता है एसेट्स को सेल करके, तो सबसे पहले उस कैश में से ही इज बाउंड टू पे द लीगल चार्जेस, उसको सबसे पहले लीगल चार्जेस पे करने हैं। लीगल चार्जेस होते हैं कानूनी खर्चे, कानून की फीस जो कि किसी भी कारण से कंपनी ने पे करनी है तो वो कंपनी के बिहाफ पे लिक्विडेटर के द्वारा पे की जाएगी। उसके बाद बारी आती है लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन वही कि लिक्विडेटर ये जो सारे काम करेगा, एफर्ट करेगा, उसके बदले में जो उसको पेमेंट मिलनी है उसे हम कहते हैं लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। तो सबसे पहले लिक्विडेटर का कमीशन किसके ऊपर होता है, रियलाइज फ्रॉम द एसेट, एसेट्स जो उसने रियलाइज कराई है। एसेट्स रियलाइज में देखिए क्या है, द लिक्विडेटर इज प्रोवाइडेड रेम्यूनरेशन फ्रॉम द अमाउंट रियलाइज बाय हिम फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट। This amount of realized from the asset does not include the amount of cash and bank balance unless specifically mentioned. This is because there is no need to realize the amount of cash. The realized value of the asset with the unsecured creditors is totally included provided nothing mentioned about it in the question. ठीक है, कि जब हम अमाउंट रियलाइज कमीशन लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन की बात करते हैं कि जितना उसने एसेट्स को सेल किया है, कि जो भी एसेट्स उसने मार्केट में सेल करने के लिए एफर्ट किया है उस एफर्ट पर ही उसको कमीशन मिलेगा। अगर कोई कैश पहले से ही है, अगर कोई कंपनी के पास पहले से ही कैश पड़ा है या बैंक बैलेंस पड़ा है तो उसके ऊपर उसका रेम्यूनरेशन नहीं होगा अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन, जब तक कि स्पेसिफिकली मेंशन ना किया जाए। एज ए रूल उसको कैश और बैंक बैलेंस के ऊपर कोई कमीशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर लिखा है कि लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन एसेट रियलाइज के साथ साथ कैश और बैंक बैलेंस पे भी दिया जाना है, ठीक है, मीन्स कि स्पेसिफाई किया है, आपको पर्टिकुलर बताया है, तब आप उसका रेम्यूनरेशन उस कैश और बैंक बैलेंस अमाउंट के ऊपर भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसका रीजन सिंपल है, बिकॉज देयर इज नो नीड टू रियलाइज द अमाउंट ऑफ कैश, क्योंकि उसने कैश को तो रियलाइज कराने के लिए कोई एफर्ट नहीं किया ना, तो उसका वो तो ऑलरेडी अपना कैश फॉर्म में ही है। तो इसीलिए लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन जो है एसेट रियलाइज में केवल उन्हीं एसेट्स में होगा जो कि उसने मार्केट में सेल की हैं, उनको कैश में कन्वर्ट किया है। कैश और बैंक बैलेंस पे एज अ रूल नहीं होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो उसके ऊपर उसका रेम्यूनरेशन जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद आता है कमीशन ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कि अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर पेमेंट है तो उस पर कैसे होगा।
ठीक है, ये इमीडिएट एसेट रियलाइज के बाद नहीं होगा, उससे पहले पेमेंट्स की जाएंगी, पेमेंट करने के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बारी जब आएगी, ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की जब टर्न आएगी तो देखते हैं कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए कितना कैश अवेलेबल है, ठीक है। When the liquidator is given commission based on amount paid to unsecured creditors, then preferential creditors will also be considered because they are also unsecured creditors. अभी मैंने आपको पहले बताया है, फिर से मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर दो टाइप के क्रेडिटर्स होते हैं। एक होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का हम सारी पेमेंट करने से पहले ही उनका हिसाब किताब कर चुका है लिक्विडेटर, ठीक है, लिक्विडेटर ने उनके अगेंस्ट जो एसेट थी उसको सेल करके उनका पेमेंट बाहर से बाहर कर दिया, उसकी कोई एंट्री नहीं करा, लेकिन आप उसको नोट में लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे, और उसे बचा हुआ कैश उसने अपने टोटल कैश में इंक्लूड कर लिया जिससे कि वो बाकी पेमेंट कर सकता है, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी होती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में फर्दर एक और टाइप आ जाती है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन जो है बेस्ड ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स विल आल्सो बी कंसीडर्ड। तो अगर सिर्फ ये लिखा है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो इसका मतलब कि उसका रेम्यूनरेशन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे भी कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर बेसिकली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड ही है वो, लेकिन प्रेफरेंशियल है। प्रेफरेंशियल मतलब कि उन्हें बस प्रेफरेंस मिल रही है, उनके पास कोई ऐसी एसेट नहीं है जो कि उनके लोन के अगेंस्ट रखी हो, ठीक है। सो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर बेसिकली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और अगर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर है तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे भी वो कैलकुलेट किया जाएगा। अब बारी आती है कि जब हम ये सब बात कर रहे हैं तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए कितना अमाउंट अवेलेबल है, जितना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देना है क्या उतना कैश है, ठीक है। अगर उतना कैश है तो सिंपल तरीके से लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट होगा। इफ द सफिशिएंट अमाउंट इज अवेलेबल टू पे द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन फुल, द अमाउंट ऑफ कमीशन विल बी कैलकुलेटेड विद द फॉलोइंग फॉर्मूला। कि सफिशिएंट अमाउंट है, ठीक है, लगता है कि जितना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देना था पूरा अमाउंट है, तो क्या करेंगे, जितना अमाउंट उनको देना है, अमाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, मान लीजिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 50,000 के हैं, और यहाँ पर ये लीगल चार्जेस और लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन देने के बाद और बाकी पेमेंट करने के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए मान लीजिए जब बारी आती है तो 60,000 पड़े हैं, तो 60,000 मतलब उनको 50,000 देने थे, और 60,000 सॉरी 60,000 है, तो 60,000 में से 50,000 दिए जा सकते हैं, तो अमाउंट उनके पास सफिशिएंट है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देने के लिए। तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन बहुत ही सिंपल तरीके से कैलकुलेट होगा, वो होगा कि जितना अमाउंट देना है इनटू रेट, रेट दिया होगा, रेट ऑफ रेम्यूनरेशन, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि किस रेट से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन देना है, रेट बाय 100, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। लेकिन अगर अमाउंट अवेलेबल कम है, जैसे अभी आपको वही एग्जांपल लेते हैं कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 50,000 रुपीज का पेमेंट करना है, लेकिन कैश अभी सिर्फ बचता है 30,000, ठीक है। तो सारा जो भी लिक्विडेटर के पास कैश है वो 30,000 है, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देना है 50,000, यानी कि जो अमाउंट पे करना था 50,000 का वो सफिशिएंट नहीं है, कम है, ठीक है, लेस है। तो अगर वो सफिशिएंट नहीं है, कम है, तो वहां पर जो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है, उस लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन तो दिया जाएगा लेकिन थोड़ी सी पनिशमेंट के साथ दिया जाएगा, उसका रेम्यूनरेशन भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। और उसको कम करने का तरीका क्या है, उसको कैसे करते हैं, अमाउंट अवेलेबल टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जितना भी अवेलेबल है, अवेलेबल अब कितना है, वैसे देना तो उनको 50,000 था, बट नाउ इट इज अवेलेबल 30,000, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000 इंटू रेट, रेट मान लीजिए 3% है, तो 3 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, 100 प्लस 3 मीन्स 100 0 3, 3 बाय 100 0 103, ठीक है ना, 103। तो ये यहाँ पर होगा लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे, अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करने के लिए अमाउंट जो है वो लेस है, जितना उनका बनता है उससे कम है, ठीक है। उसके बाद आता है कमीशन ऑन अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर्स, और जब सारी पेमेंट्स के बाद शेयर होल्डर्स कैश
इतना होता है कि शेयर होल्डर्स की भी टर्न आ जाए, तो लिक्विडेटर को शेयर होल्डर्स के ऊपर भी रेम्यूनरेशन दिया जाता है, और वो रेम्यूनरेशन के ऊपर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन फिक्स होता है। उस पे रेम्यूनरेशन कैसे किया जाएगा, तो जो भी रेम्यूनरेशन शेयर होल्डर पे देना है लिक्विडेटर को, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कमीशन ऑन अमाउंट पे टू शेयर होल्डर्स, दिस इंक्लूड बोथ द प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर होल्डर, कमीशन इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कैसे करेंगे, अमाउंट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स, जितना भी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है, इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। यहाँ पे हमने यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर्स के लिए पता है पूरा अमाउंट अवेलेबल नहीं होगा, अगर पूरा है या नहीं है इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। जैसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में तो हमने देखा है कि अमाउंट सफिशिएंट है या नहीं है, अगर सफिशिएंट है तो सिंपल फार्मूला लगेगा, अगर इनसफिशिएंट है तो 100 प्लस रेट हो जाएगा। लेकिन शेयर होल्डर के केस में जब अमाउंट शेयर होल्डर्स के लिए जो अवेलेबल है इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ही रहेगा, ठीक है, कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द केस की अमाउंट अवेलेबल जो है वो शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए पूरा है या नहीं है, हमेशा इसको इस तरीके से ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये उसको देने के बाद फिर हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करनी है। देन कमीशन ऑन अमाउंट पे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, दिस इंक्लूड द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर कैसे उनको पेमेंट, जब इक्विटी शेयर होल्डर्स की भी बारी आ जाती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए भी अगर उसका रेम्यूनरेशन फिक्स किया गया है तो वो भी होगा अमाउंट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, ठीक है। तो इस तरीके से हमें लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे आता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वही है, दीज एक्सपेंसेस आर पेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन टू द लिक्विडेटर। लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन के बाद ये पेमेंट्स की जाती हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। देन डिबेंचर होल्डर्स एंड और अदर क्रेडिटर्स क्लेमिंग फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट। अगर डिबेंचर होल्डर्स हैं ठीक है, तो उनको पेमेंट करनी है, तो डिबेंचर होल्डर्स आर पेड एट द फोर्थ नंबर। और अगर उनका कोई इंटरेस्ट भी पेंडिंग है, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट को भी पे करना होता है, द पीरियड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड अपॉन द सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। इफ द कंपनी इज सॉल्वेंट देन द पीरियड ऑफ इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ रिडम्पशन, and if the company is insolvent then the period of interest will be up to the date of liquidation of the company। तो ये पॉइंट बहुत ध्यान रखने वाला है, और ऐसा जब क्वेश्चन आएगा देन आई विल रिपीट दिस पॉइंट कि जब डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट किया जाता है तो डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट के साथ साथ अगर उनका कोई इंटरेस्ट पेंडिंग है तो वो इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना है। लेकिन जब हम इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं तो वहां पर एक ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर कंपनी सॉल्वेंट है, ठीक है, यानी कि कंपनी अपनी लायबिलिटीज को पूरा करने में एबल है, तो डिबेंचर होल्डर्स को किस डेट तक का इंटरेस्ट मिलेगा, डेट ऑफ रिडम्पशन तक का, कि जिस डेट को उनके डिबेंचर्स रिडीम होने थे उस डेट तक का जो है डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन अगर कंपनी इनसॉल्वेंट है, मतलब कंपनी अपनी लायबिलिटीज को पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो इंटरेस्ट तो दिया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट कब तक का दिया जाएगा, डेट ऑफ लिक्विडेशन तक का, कि जिस डेट तक को कंपनी लिक्विडेट हुई है उस डेट तक का इंटरेस्ट जो है वो डिबेंचर होल्डर्स को पे किया जाएगा। देखिए यहाँ पर कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि जो डेट ऑफ रिडम्पशन और लिक्विडेशन की डेट्स डिफरेंट हो सकती हैं। मान लीजिए कंपनी का जो लिक्विडेशन है वो 30 जून को हो गया, ठीक है, और रिडम्पशन जो था डिबेंचर्स को जब रिडीम करना था, रिडीम मान लीजिए 31 दिसंबर को करना था, उसी साल 31 दिसंबर को करना था, लेकिन उसका 6 महीने पहले ही लिक्विडेशन हो गया। तो 6 महीने पहले ही लिक्विडेशन हो गया, लेकिन डिबेंचर्स रिडीम किए जाने थे 6 महीने के बाद 31 दिसंबर को। तो यहाँ पर अगर कंपनी सॉल्वेंट है तो कंपनी जो है अपने डिबेंचर होल्डर्स को चाहे वो 30 जून का उसका लिक्विडेशन हो गया, लेकिन कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट उसी साल के 31 दिसंबर तक का, मतलब कि 6 महीने और आगे का इंटरेस्ट पे करेगी अगर वो सॉल्वेंट है। अगर वो इनसॉल्वेंट है तो केवल डेट ऑफ लिक्विडेशन तक का ही इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी कि 30 जून तक का ही इंटरेस्ट पे करना है। उसके बाद जो अगले 6 महीने हैं, क्योंकि उनका डेट ऑफ रिडम्पशन 31 दिसंबर था, तो वो कंपनी पे नहीं करेगी, लिक्विडेटर पे नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी जो है वो इनसॉल्वेंट है।
ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं ऑर्डर के साथ, जिसके बेस पे आपने जो है लिक्विडेटर की पेमेंट करनी है। नेक्स्ट आता है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में हमने पहले बात की थी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में सबसे पहले किसकी बात थी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन से होते हैं? द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 327 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कौन से हैं? All taxes, cesses and rates, whether payable to the government or the local authority, due and payable by the company within 12 months before the date of commencement of winding up। कि जिस डेट से जो है वाइंडिंग अप स्टार्ट हुआ है उससे पहले 12 महीने के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर, अगर कोई भी ऐसा टैक्स है, कोई सेस है, मीन्स कोई ड्यूटी है जो कि किसी गवर्नमेंट को पे करनी है कंपनी ने या किसी लोकल अथॉरिटी को पे करनी है, वो ड्यू है, तो वो हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की कैटेगरी में कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से ऑल सैलरीज एंड वेजेस ऑफ एनी एम्प्लॉय ड्यू फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 4 months विद इन द नेक्स्ट 12 months बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, द अमाउंट पेबल टू वन क्लेमेंट विल नॉट एक्सीड 20,000। कि जब वाइंडिंग अप से 12 महीने तक जो है अगर किसी की सैलरीज और वेजेस ड्यू है, ठीक है, तो केवल 4 महीने की, 4 महीने की जो है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की कैटेगरी में कैलकुलेट होती है। और एक पर्सन को 20,000 तक का अमाउंट मिलना चाहिए। अगर 20,000 से ज़्यादा है तो वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की कैटेगरी में नहीं आएगा। मान लीजिए एक पर्सन को 30,000 ड्यू बनता है, ठीक है, या तो 20,000 हो या 4 महीने का, दोनों को आपने कंपेयर करना है, ठीक है, दोनों में से जो भी कम होगा। तो अगर मान लीजिए किसी क्लेमेंट का 30,000 बनता है तो 20,000 तक उसका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की कैटेगरी में आ जाएगा, और जो बाकी का उसका 10,000 बच जाता है क्योंकि उसने 10,000 अभी और भी लेना है कंपनी से, तो वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की कैटेगरी में तो नहीं आया, ठीक है, लेकिन वो कैंसिल भी नहीं होगा, वो जाकर कहाँ पर ऐड हो जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। क्योंकि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी वैसे तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ही हैं, लेकिन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने से पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को की जाती है और उसके बाद अनसिक्योर्ड की बारी आती है, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने तक के हैं हमारे? 4 महीने तक का हो उनका कोई सैलरी या वेजेस, या फिर 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये बस आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, बट टाइम टू टाइम जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे आई विल रिपीट दीज पॉइंट्स। All accrued holiday remuneration being payable to an employee on account of the termination of his employment before or on account of winding up। कि कोई भी उसका ऐसा हॉलीडे का कोई रेमुनरेशन किसी का भी उसका रहता है, ठीक है, वाइंडिंग अप के टाइम पे, तो वो कंपनी का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की कैटेगरी में आएगा। ऐसे ही ऑल सम्स ड्यू एज कंपनसेशन अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 अनलेस द वाइंडिंग अप इज फॉर रिकंस्ट्रक्शन और एमलगमेशन। कि जब तक अगर वाइंडिंग अप, अमेलगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, ठीक है, कंपनी अपना वाइंड अप कर रही है, तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंडर अगर किसी का कोई कंपनसेशन बनता है किसी वर्कर का, तो वो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की कैटेगरी में आ जाएगा। एंड ऑल सम्स ड्यू टू एन एम्प्लॉय फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुइटी और अदर फंड मेंटेन फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय। देखिए ये सारे जो प्रोविडेंट फंड होता है, पेंशन फंड होता है, ग्रेचुइटी होता है, या कोई ऐसा फंड जो कि एम्प्लॉय की वेलफेयर के लिए, ये कंपनी जो देती है फंड्स, ये किस लिए होता है, उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं। तो किसी भी एम्प्लॉय का अगर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट है या कोई और फंड है जो कि उसके वेलफेयर के लिए बनाया गया था, उसमें कोई किसी का एम्प्लॉय का अमाउंट ड्यू होता है, तो वो सारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की कैटेगरी में ही कैलकुलेट किया जाता है। एंड द एक्सपेंसेस ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन हेल्ड अंडर सेक्शन 235 और 237 एज फॉर एज दे आर पेएबल बाय द कंपनी। और कंपनी ने अगर सेक्शन, कंपनी लॉ के सेक्शन 235 या 237 के अंडर कोई इन्वेस्टिगेशन है या उसके कोई खर्चा किया है, ठीक है, तो वो खर्चे के पेमेंट भी जो है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की कैटेगरी में ही कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये बता ही दिया, जो बाकी के बच गए वो हमारे कौन से होते हैं, दीज आर पेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स के पेमेंट के बाद किसकी बारी आती है, शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर्स में सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में कौन होते हैं, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर पेड बिफोर द पेमेंट इज मेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स
is paid in the following cases. डिविडेंड का पेमेंट प्रेफरेंस शेयर्स को कब देना है? when the articles of association of the company specifically mention that the preference shareholders have priority for the payment of dividend at the time of winding up. अगर स्पेसिफिकली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि अगर कंपनी का वाइंड अप किया जाता है और कंपनी के वाइंड अप के टाइम पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनके डिविडेंड में प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, तो प्रायोरिटी उनके डिविडेंड का पेमेंट में दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी. when the equity share capital is paid in full and the surplus is left, और अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका कैपिटल पूरा मिल गया और उसके बाद अगर सरप्लस बच जाता है तो उस सरप्लस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अगर कोई डिविडेंड पेंडिंग है, ठीक है, तो वो डिविडेंड का पेमेंट जो है लिक्विडेटर करेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड. उसके बाद बारी आती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की. द एनी अमाउंट लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट टू द preference shareholders will be distributed entirely to the equity shareholders of the company if it is specifically mentioned that the preference shareholders will participate in the surplus left after the payment to the equity shareholders, only then they will provided with the surplus. ठीक है, तो उसके बाद हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करनी है और अगर लिखा है कि सरप्लस बचता है तो सरप्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे. वही देखिए, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल पार्टिसिपेट, वही बात है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. ये जो हमने एक टाइप की बात की थी कि प्रेफरेंस शेयर्स का एक टाइप होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स अगर है मतलब कि वो सरप्लस में भी पार्टिसिपेट करेंगे. इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद अगर कोई सरप्लस बचता है तो वो सरप्लस प्रेफरेंस शेयर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अगर वो पार्टिसिपेटिंग है, ठीक है. ओनली देन दे विल बी प्रोवाइडेड विद द सरप्लस. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. तो इसके हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है. देन थैंक यू ऑल.